वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और उसके आसपास सेक्शन 17A को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है। देखिए, इस एक्ट का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? यही ना कि ये भ्रष्टाचार पर एक तलवार है, एक स्वॉर्ड। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही कानून जिसे करप्शन से लड़ने के लिए बनाया गया था, वही करप्ट लोगों के लिए एक ढाल, एक शील्ड बन जाए। आज हम इसी पैराडॉक्स को, इसी विरोधाभास को एक्सप्लोर करेंगे सेक्शन 17A के जरिए, जो हाल ही में एक बहुत बड़े लीगल डिबेट का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। तो सवाल यह है, क्या करप्शन से लड़ने के लिए बनाया गया कानून असल में करप्ट लोगों को ही बचा रहा है? यह एक अजीब सा सवाल लगता है, राइट? लेकिन यह बेहद जरूरी सवाल है जिसे हमें समझना होगा। और जानते हैं, यह सवाल सिर्फ एकेडमिक नहीं है, यह इतना संगीन है कि इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हाल ही में एक अहम बहस हुई है। और यह बहस इतनी गहरी थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जज बेंच थी, वो एक स्प्लिट वर्डिक्ट पर पहुंची। मतलब दोनों जजेस की अलग अलग राय थी। एक तरफ थे जस्टिस विश्वनाथन। उन्होंने कहा कि देखिए, सेक्शन 17A एज अ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उनके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन की परमिशन देने की जो पावर है, वो एग्जीक्यूटिव से लेकर लोकपाल या लोकायुक्ता को दे देनी चाहिए। ये इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन बॉडीज हैं। और दूसरी तरफ जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इसे सीधे सीधे आर्टिकल 14 का वायोलेशन माना। अब आर्टिकल 14, जैसा कि हम सब जानते हैं, इट गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी। कानून की नजर में सब बराबर हैं। जस्टिस नागरत्ना का तर्क यह था कि यह सेक्शन कुछ पब्लिक सर्वेंट्स को एक स्पेशल शील्ड दे रहा है, एक सुरक्षा कवच, और इस तरह से इक्वालिटी के प्रिंसिपल को तोड़ रहा है। तो आखिर ये प्रायर सैंक्शन है क्या जिसको लेकर इतना विवाद है? सिंपल टर्म्स में इट मींस प्रायर अप्रूवल। मतलब किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर आपको करप्शन की इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है, तो पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट ना एक लीगल टग ऑफ वॉर की तरह रहा है। देखिए, 1997 में विनीत नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया। फिर 2014 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी केस में इसे फिर से स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेकिन 2018 में गवर्नमेंट सेक्शन 17A के जरिए इस रिक्वायरमेंट को वापस ले आई और अब आखिरकार हम इस स्प्लिट वर्डिक्ट को देख रहे हैं। ओके, तो अब सेक्शन 17A के इस पूरे विवाद को ठीक से समझने के लिए ना जरूरी है कि हम इसके पेरेंट लॉ, मतलब द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 की बुनियाद को समझे। तो चलिए इस फाउंडेशनल लॉ की लेयर्स को एक एक करके खोलते हैं। तो पहला सवाल, ये कानून आखिर लागू किस पर होता है? इसके दायरे में कौन कौन आता है? देखिए, द लॉ डिफाइंस अ पब्लिक सर्वेंट वेरी वेरी ब्रॉडली। इसका स्कोप सिर्फ आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स तक लिमिटेड नहीं है। इसमें हर वो व्यक्ति शामिल है जो गवर्नमेंट से सैलरी लेता है, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट या कोई लोकल अथॉरिटी। यहां तक कि जजेस और ऐसे लोग जो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए फीस या कमीशन लेते हैं, वो भी इसकी डेफिनेशन में आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है टू एंश्योर वाइड कवरेज ऑफ द एक्ट। कुछ और करप्शन की डेफिनेशन क्या है इस एक्ट के अकॉर्डिंग? ये सिर्फ कैश में रिश्वत लेने तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। द की फ्रेज हियर जो आपको याद रखना है इज एनी ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन। इसका मतलब है अपनी लीगल सैलरी के अलावा किसी भी तरह का फायदा, चाहे वो पैसा हो, कोई महंगा सा गिफ्ट हो या कोई और फेवर, किसी ऑफिशियल काम को करने या ना करने के बदले में अगर लिया जाता है तो वो करप्शन माना जाएगा। और इस कानून के टीथ, मतलब इसकी सजा काफी शार्प है। एक ब्राइब पेकर के लिए 3 से 7 साल तक की इंप्रिजनमेंट है। और अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, मतलब बार बार ये गलती कर रहा है, तो सजा 5 से 10 साल तक हो सकती है। एक और इंपॉर्टेंट चेक एंड बैलेंस है इस एक्ट के अंडर। इन्वेस्टिगेशन एक सीनियर ऑफिसर, एटलीस्ट डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी रैंक का ही कर सकता है। और इसका पर्पस है कि इन्वेस्टिगेशन की सीरियसनेस और क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके और पावर के मिसयूज को रोका जा सके। तो सवाल उठता है कि अगर कानून इतना मजबूत है, तो फिर करप्शन एक इतनी बड़ी चुनौती क्यों बनी हुई है? इसकी जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? Let's analyze the systemic reasons behind this enduring challenge. एक बहुत ही स्टार्टलिंग कॉन्सेप्ट है जिसे समझना जरूरी है। यह है संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन, जिसे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रोफेसर कौशिक बसु ने कॉइन किया था। उनका आर्ग्यूमेंट है कि अब करप्शन छुपाया नहीं जाता, इंस्टेड इट इज फ्लॉन्टेड।
इसका दिखावा किया जाता है टू गेन रिस्पेक्ट एंड सोशल प्रेस्टीज। ये एक ऐसी स्थिति है जहां अनएथिकल बिहेवियर को अपवर्ड सोशल मोबिलिटी का एक जरिया मान लिया गया है। काफी शॉकिंग है ना? इसके अलावा कई डीप रूटेड सिस्टेमिक कॉजेज हैं। पहला, लेगेसी इश्यूज जैसे लाइसेंस राज जिसने रेड टेपिज्म और करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। दूसरा, द इनफेमस पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस यानी नेता और बाबुओं का गठजोड़। आदर्श स्कैम इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहां रूल्स को बेंड करके पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स को फायदा पहुंचाया गया था। और तीसरा, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। जब सुप्रीम कोर्ट ही सीबीआई को अ केज्ड पैरट कहती है तो आप समझ सकते हैं कि आजाद जांच कितनी मुश्किल है। और शायद सबसे बड़ी समस्या है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब आप जरा ये डेटा देखिए। सीवीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जस्ट इमेजिन, सिर्फ सीबीआई के ही 7,000 से ज्यादा करप्शन केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग है। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इनमें से 379 केसेस 20 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 20 साल! जब इंसाफ मिलने में एक पूरी जनरेशन लग जाए तो कानून का डर कैसे बनेगा? एक और गहरी जड़ है पॉलिटिकल फंडिंग की अपारदर्शिता यानी ओपेसिटी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2004 से 2023 के बीच 6 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को मिले टोटल फंड्स का लगभग 60% अनडिस्क्लोज सोर्सेस से आया है। मतलब हमें पता ही नहीं कि यह पैसा किसने दिया। यही लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्विड प्रो क्वो अरेंजमेंट्स को जन्म देती है। क्विड प्रो क्वो का मतलब है समथिंग फॉर समथिंग, जहां बिजनेसेस पार्टी को फंड करते हैं और बदले में पॉलिसीज अपने फेवर में बनवाते हैं। और यही बिजनेस पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट नेक्सस का ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो इन इतनी गहरी समस्याओं के बीच आगे का रास्ता क्या है? हम इस लड़ाई को आखिर मजबूत कैसे कर सकते हैं? क्या कोई ब्लूप्रिंट है रिफॉर्म के लिए? बिल्कुल, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है। द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन यानी ARC2 ने इस पर काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशंस दी हैं। ये आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर 2 और 4। कुछ की रिकमेंडेशंस डिस्कस करते हैं। पहला, ग्रांटिंग ग्रेटर फंक्शनल ऑटोनॉमी टू एजेंसीज लाइक सीबीआई। इसका मतलब है उन्हें सरकारी आदेशों से मुक्त करना ताकि वो निष्पक्ष जांच कर सकें। दूसरा, रिफॉर्मिंग पॉलिटिकल फंडिंग विद मैंडेटरी डिस्क्लोजर ताकि हर एक रुपए का हिसाब हो। और तीसरा, स्ट्रेंथनिंग विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, जो करप्शन को एक्सपोज करे उसे डरने की नहीं बल्कि सुरक्षा मिलने की गारंटी होनी चाहिए। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से नहीं जीती जा सकती। वी नीड अ मल्टी प्रोंग्ड लेजिस्लेटिव अटैक। इसके लिए हमारे पास लोकपाल एक्ट है जो हाई लेवल करप्शन को टारगेट करता है। विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट है जो सूचना देने वालों को सुरक्षा देता है। और इन सब की नींव है RTI एक्ट जो सरकारी काम में ट्रांसपेरेंसी लाकर करप्शन की गुंजाइश को ही कम करता है। ये सारे कानून मिलकर एक इकोसिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी बनाते हैं। तो साफ है कि करप्शन से लड़ने के लिए कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, कोई जादुई छड़ी नहीं है। हमें एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। स्ट्रॉन्ग लॉज, इंडिपेंडेंट एजेंसीज, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग। ये एक कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूशनल एक्शन और सोसाइटल कमिटमेंट से ही संभव है। और ये हमें वापस वही ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, सेक्शन 17A का विवाद। असली सवाल यह है कि हम एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो ईमानदार अफसरों को बेवजह की परेशानी यानी फ्रिवलस कंप्लेंट से बचाए, लेकिन साथ ही जो भ्रष्ट अफसर हैं उन्हें बिना किसी देरी के उनके किए की सजा भी दिलवाएं। ये सिर्फ एक लीगल सवाल नहीं है, ये गुड गवर्नेंस की सबसे बड़ी चुनौती है जिस पर हम सबको सोचना होगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।